अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें, एक पॉजिटिव स्टैंस दिखाई दे रहा है। वीक के आगाज से ही हमने पॉजिटिविटी देखी, कल भी क्लोजर पॉजिटिव नोट पे हुआ। साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इन अ सेंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि अब हम मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे तेजी भी देख रहे हैं, बुल रन भी देख रहे हैं, और वो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं जो काफ़ी अरसे से मिसिंग थे मार्केट के अंदर और आने के लिए काफ़ी बेताब थे। लेकिन अब मार्केट में उनकी पोजीशंस आ रही है, मार्केट के लेवल्स भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो एक रैली जो मिस कर रहे थे सब, फाइनली वो अब डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और ख़ासकर जब मार्केट में एक बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर अच्छा दिखाई देता है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन होती है, तो ऐसा लगता है कि न्यूज़ है, एक न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। तो इट मीन्स कि जब आपकी मार्केट परफॉर्म करती है तो सारे इंडिकेटर्स आपके पॉजिटिव नोट पे दिखाई देते हैं। दिस इज इट एक्चुअली, जो मार्केट का एक एनहांसमेंट दिखाई दे रही है। साथ साथ न्यूज़ के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद काफ़ी हद तक इकोनॉमिक कंडीशन में बेहतरी दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स अब एफडीआई के अंदर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था और आज भी हमने जो न्यूज़ है उसमें देखा है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन हो रही है। सो मजीद बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स कितनी दिखाई देती हैं, खासकर उनकी जो कि एक कह सकते हैं ना हम, कोई नॉन एसेंशियल हैं या फिर एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि अनकन्वेंशनल हैं, जो काफ़ी अरसे से मिसिंग थे, तो वो अब कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आज हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इंक्रीज रेमिटेंसेस कितने ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो खासकर हमारे यंगस्टर्स के लिए आ रही हैं। और अब हम बात करेंगे वही अपॉर्चुनिटीज़, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इन पाकिस्तान, तो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए यंगस्टर्स को। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुश आमदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अफजल साहब। आप बिजनेसमैन हैं, साथ साथ प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टर्किश बिजनेस फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब। आप हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट और वाइस प्रेसिडेंट हैं POEPA। सो अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेरी वार्म वेलकम। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी। ये एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है, तो मैं फारूक अफजल साहब से पूछना चाहूँगी। फारूक साहब, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है तो आपकी जो एक प्रॉब्लम्स है ना ऑटोमेटिकली हल हो जाती है। आपकी मईशत स्ट्रॉन्ग, आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग। अब दिखाई ये दे रहा है कि एक्सपोर्ट के आगे, अगर एक्सपोर्ट वर्सेस रेमिटेंसेस देखें तो एक्सपोर्ट थोड़ी डाउन हो रही है, रेमिटेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस इज नॉट इक्वल टू इंपोर्ट। अगेन इंपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, और ये काफ़ी अरसे से हम एक रेशो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये प्रोपोर्शन बैठ नहीं रहा। तो ये क्या इसके रीजंस हैं और इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है एक्सपोर्ट्स को? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में देखिए, ये जो आपने बात की, एक्सपोर्ट और रेमिटेंस मिला के हमारा फॉरेन एक्सचेंज का एक बनता है, और वो जो करंट डेफिसिट आता है वो इसी वजह से होता है कि इंपोर्ट को जब हम उसको ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं तो वही $20 बिलियन $22 बिलियन का जो डिफरेंस आता है, देन वी ऑलवेज रन आफ्टर IMF के हमें पैसे दो ताकि हम उसको पूरा करें एक्चुअली। अच्छा देखिए, किसी मुल्क की भी जो तरक्की होती है वो डेफिनेटली उसकी जो एक्सपोर्ट्स होती है उसी से ही होता है एक्चुअली। वो तो खुशकिस्मती है कि हमारे पास अच्छी लेबर, अच्छे स्किल्ड लोग थे, जिसकी वजह से हमें रेमिटेंस भी आते हैं। हमारे पास एक और सेक्टर जो हमने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया जिससे रेमिटेंस आ सकते हैं, जो दुनिया कर रही है, वो है टूरिज्म के ऊपर है। ठीक है ना, वो हम मिस करते हैं। जैसे सिर्फ तुर्की जो है वो $115 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है, सिर्फ आपको पता है ये रेमिटेंस अपना ये टूरिज्म से, और उनके अलग एक्सपोर्ट भी हमसे ज़्यादा है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती हमेशा ये रही कि हमने उस तरीके से एक्सपोर्ट पे तवज्जो कभी नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए एक्चुअली। उसकी रीज़न दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी है। प्राइवेट सेक्टर से मैं यूँ कहूँगा कि देयर आर सो मेनी न्यू मार्केट्स जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिनको टैब नहीं किया गया, और हम फोकस होकर रह गए एक सर्टन मार्केट्स के लिए, जबकि दुनिया भरी पड़ी है। अगर आप अफ्रीका देख लें, आप फार ईस्ट देख लें, मिडल ईस्ट में तो है ही बहुत कुछ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है, रशिया है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो नेग्लिजिबल है एक्चुअली। और हम कोशिश ये करते हैं कि जो यूरोप में लगा है वो यूरोप में लगा रहे, जो US लगा है वो US में लगा रहे। हम ये नहीं कहते वहाँ एक्सपोर्ट ना हो, लेकिन दूसरी जो मार्केट्स हैं उनको टैप करना बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। अच्छा, फिर आ जाता है गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसी, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब तक आप ऐसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाएं जो कि एक्सपोर्ट में हमारे पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल हो एक्चुअली। लेकिन ऐसी कोई पॉलिसीज़, ऐसे कुछ इलाके नहीं बनाए गए जिसे हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट फ्री जोन बनाए जाएँ, बनाए, उनका फ़ायदा नहीं लिया गया क्योंकि वैसी पॉलिसीज़ नहीं बनी अभी तक।
हम ये चाहते हैं कि देखिए मैं भी एक्सपोर्टर हूँ कि ऐसी पॉलिसीज़ हों, कंड्यूसिव किस्म का इन्वायरमेंट हो कि हर बंदा एक्सपोर्ट के लिए सोचे। अब बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश की अगर एक्सपोर्ट आज है, अब तकरीबन $60 बिलियन की एक्सपोर्ट हो चुकी है। $52 बिलियन से उनकी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है, और इस वक्त दुनिया में वो चाइना को सरपास कर गया है। निट गारमेंट्स में एक्सपोर्ट बढ़ गई उनकी, सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे बड़ा बांग्लादेश का है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ हर बंदा एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो कार्टन बनाने वाला भी है ना, वो भी LC डॉलर में लेता है गारमेंट वाले से। वो ऐसा जबरदस्त किस्म का ओरिएंटेशन है वहाँ पर एक्सपोर्ट का कि हर बंदा एक्सपोर्ट में आना चाहता है। हमारे यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ की कमी तो नहीं है। हमारे यहाँ भी कॉटन के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारी इस बार जो है वो बेहतरीन बम्पर क्रॉप हुई है। अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, चीप लेबर भी मौजूद है, एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। फिर ऐसी क्या कमी है, या फिर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए? और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं तो वहाँ भी बहुत सारे पाकिस्तानीज गए। नहीं, पाकिस्तानीज गए। देखिए बांग्लादेश में जब 1979 में जनरल ज़ियाउर रहमान के ज़माने में काम शुरू हुआ था, एक्चुअली देखिए वहाँ गारमेंट्स की इंडस्ट्री बहुत पनपी। ठीक है, गारमेंट्स वहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री है कि जब उन्होंने लोन्स लिए वर्ल्ड बैंक से, IMF से, सॉरी एशियन वर्ल्ड बैंक से, उन्होंने 1-1.5% पे लोन लिए और उन लोगों को पैसे दिए कि छोटी गारमेंट इंडस्ट्री लगाइए, क्योंकि वही उनकी एक स्ट्रेंथ थी एक्चुअली, जिससे आज देखिए कि तकरीबन 10,000 वहाँ रजिस्टर्ड गारमेंट एक्सपोर्टर हैं। पाकिस्तान में हार्डली वी हैव 250-200 गारमेंट एक्सपोर्टर एक्चुअली। तो आप हाउ कैन यू कम्पीट विद बांग्लादेश? आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके वो इंडस्ट्री उतनी नहीं है आपके पास। We can compete, लेकिन अगर ऐसे ही एक लुक्रेटिव से जो ऑफर्स हैं या स्कीम्स हैं वो लाई जाएं और फिर उसके बाद इतने इंसेंटिव्स दिए जाएं तो फिर कंपटीशन हो सकता है। राइट, मैं अदनान साहब से पूछना चाहूंगी जी। अदनान साहब, रेमिटेंसेस के हवाले से बात करें तो रेमिटेंसेस आपको कहाँ दिखाई देते हैं? और मैं अगेन अगर फारूक साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्या रीजंस हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास इतनी हैं। जर्मनी के अंदर डिमांड लास्ट ईयर की जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो हमारे पास इतनी डिमांड थी लेकिन फिर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाए। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी, वो पूरी दुनिया के लिए थी डिमांड। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या फिर ये जो एक ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, तो कैसे हमारे यंगस्टर्स को भी मोटिवेट किया जाए कि आप इस ऑप्शंस को लें और ख़ासकर जो एक वाइट कॉलर जॉब है उसकी तरफ भी जाएं? लेबर क्लास तो है ही है, लेकिन वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ भी जाएं। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए मैं आपका पहले एक सवाल का एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा कि बांग्लादेश की फारूक साहब ने बात की एक्सपोर्ट की। देखिए हमारे मुल्क के अंदर हमारे एक्सपोर्टर्स ने नई मार्केट को एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमारी जो एक्सपोर्ट चल रही थी, जिन जिन एरियाज़ के लिए चल रही थी, जिन कंट्रीज़ में, हमने उसी पे फोकस रखा, वैल्यू एडिशन हमने नहीं की। लेकिन अब जिस स्टेज के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट आ गई है या जो भी प्रॉब्लम्स के अंदर पाकिस्तान पिछले 2-3 साल के अंदर आया है जी। उससे कम बैक करने के लिए हमें एक तो नई मार्केट्स को भी सर्च आउट करना पड़ेगा और वैल्यू एडिशन इसके अंदर करनी पड़ेगी। आपने एक सवाल किया था कि आपकी एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस जो हैं आपकी इंपोर्ट के बराबर नहीं आ पा रही। देखिए उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। मैं अगर आपको रेमिटेंसेस के हवाले से बताऊं तो हमारी रेमिटेंसेस में अब PTM की गवर्नमेंट के अंदर इसाक डार साहब ने जो प्रोजेक्टेड उन्होंने रेमिटेंसेस का जो टारगेट रखा था 32 से 33 अरब डॉलर का रखा था 2023-24 फिस्कल ईयर के लिए। लेकिन वो देखें वो हमारा पूरा नहीं हो पा रहा। हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो नहीं हो पा रही। उसकी वजह यही है कि इसमें कुछ तो हमें प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ऐसा, अगर हम चाहें नई गवर्नमेंट जो हमारी अब फॉर्मेशन हो रही है, अगर वो हमें टेकअप करेंगे तो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा मुमकिन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि हमारी जो रेमिटेंसेस की जो रेशो है, जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो अब बिल्ट होगा, क्योंकि आप एक देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके मुल्क के अंदर। जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैंकिंग चैनल से जो पैसा पिछले कुछ अरसे के अंदर नहीं भेज पा रहा था, जिसमें हमारे वफाकी इदारों ने बहुत काविश की, जिसकी वजह से आपके हवाला हुंडी और ये सारी चीज़ों पे जब 5 साल की एक गवर्नमेंट होती है तो स्टेबिलिटी की एक ख्वाहिश तमाम बिजनेस कम्युनिटी की भी होती है, इन्वेस्टर्स की भी होती है और खासकर ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो आ रहे होते हैं उनकी भी होती है। जी तो आप क्या समझते हैं कि अगर जो ये आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा ये एक ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी? देखें जहाँ तक आपने ये बात की तो उसमें यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस जो इस टाइम पे आ रही है, इसके अंदर अभी भी 7 से 8 अरब डॉलर के इजाफे का गैप मौजूद है, जो कि हम अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम उसको कवर अप कर सकते हैं, आ सकती है।
اب ہم اسی انتظار میں ہیں بزنس کمیونٹی کے ہماری نئی گورنمنٹ فارمیشن ہو جائے تاکہ ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہمارے اوورسیز انویسٹرز اور اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد جیسے ہی بحال ہوگا تو ہم گورنمنٹ کو ٹیک اپ کر کے اور وہ ہمیں ٹیک اپ کریں گے. ہم ان کے ساتھ سفارشات کی امپلیمنٹیشن کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 کے جون کے بعد آن ورڈ 2024 اور 2025 کا جو فسکل ایئر ہوگا اس کے اندر ہم ریمیٹنسز کا ہمارا ٹارگٹ جو ہے ہمارے اوورسیز پروموٹرز کا جو ہم پروجیکٹڈ ہے ہمارا 34 سے 35 ارب ڈالر کا ہے. دیکھیں اس کے اندر اضافہ بہت زیادہ ممکن ہے کیونکہ دیکھیں آپ کی یورپین مارکیٹ نے اکراس دی ورلڈ آپ سے ورک فورس مانگی ہے. ان کا ایک سینیریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہمارے پاس یوتھ کی اویلیبلٹی بہت ہے. ہم تقریباً 62-61 یوتھ کے ساتھ ہم پاکستان میں ہم اس کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں, لیکن اگر ہم نے اس ٹائم پہ فوکس نہ کیا تو وہ ہماری لائبلٹی بنے گی. دیکھیں جاپان کے اندر جہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی 7 سے 8 لاکھ ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہے, لتھوینیا میں ہے, پولینڈ میں ہے, سویڈن میں ہے, سوئٹزرلینڈ نے 2-2.5 لاکھ بندہ مانگا ہے. پورے اکراس پورے یورپ کے اندر مارکیٹ ہے. جاپان نے آپ سے 3-3.5 لاکھ پورے دنیا سے مانگا. یہاں پہ دیکھیں جب گورنمنٹ کی فارمیشن ہوگی, ہم پچھلے کچھ عرصے سے یہی چیز انٹرم گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے تھے. انفارچونیٹ وہ ہماری سفارشات کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ کا سیٹ اپ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا. اب جو گورنمنٹ آئے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2015 میں بھی نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو ہماری ورک فورس تقریباً 9,70,000 کے قریب گئی تھی. اب ہمارے پاس جب آپ کے پاس یوتھ کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, اگر آپ کی ایکسپورٹ تھوڑی سی کرائسس میں ہے تو ہم نے اس کو شارٹ ٹرم کے اندر ہم نے 2-3 سال کا جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوگا ریمیٹنسز لانے کے لیے, وہ ہم یوتھ کو بھیج کے ہی وہ ٹارگٹ اچیو بھی کر سکتے ہیں. پیرالر چلیں گے ہم ایکسپورٹ کے ساتھ. ایکسپورٹ آپ کی اکانومی کی اسٹیبلٹی کے لیے اچھی ہے جو آپ کے لوکل یوتھ کو یوٹیلائز کرتی ہے, اور ہم اسی طریقے سے اسی یوتھ میں سے اچھے لڑکے نکال کے اس کو سکلڈ کر کے ہم ایک آنے والے وقت کے اندر گورنمنٹ کی فارمیشن کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک نئے پلیٹ فارم سے ایک نیا پروگرام کے لیے بھی ڈسکشن ہماری انشاءاللہ تعالی چلے گی, جس کے تحت ہم 2 سے 3 لاکھ ورک فورس کو انڈر گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ کے ہم اس کو سکلڈ بھی کریں گے, ویریفائڈ سرٹیفائڈ کر کے, اور پاکستان سے باہر بھیجیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ریمیٹنسز کے اندر اضافہ بھی ممکن ہوگا. اور آپ کا جو IMF کے ساتھ ہم پلان کے اندر ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر ڈالر کے اندر اور پاک روپیز کے اندر جو اتنی فلیکچویشنز آ رہی تھی, اور آپ کے وفاقی اداروں کی جو کریک ڈاؤن کی وجہ سے وہ فلیکچویشن ختم ہوئی, اس کے اندر بھی اور بھی بہتری آئے گی. ڈالر کی اسٹیبلٹی سے آپ کی ریمیٹنسز میں اضافہ ممکن ہوگا. رائٹ, آپ نے کافی ڈیٹیل بات کہی ہے, اور میں آپ سے ڈیٹیل جو کنٹری وائز ہے وہ بھی پوچھنا چاہوں گی ریمیٹنسز. لیکن میں فاروق صاحب سے پوچھتی ہوں. فاروق صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ بنگلہ دیش کی ایگزامپل کے ساتھ, اب میں پوچھنا چاہتی ہوں, یہ تو ایک ہماری کنونشنل پروڈکٹ ہے. اب ہم بات کریں ان کنونشنل پروڈکٹس کی, کیونکہ نارملی جو ہماری پروڈکٹس ہیں جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہو گیا, جس میں ہمارا کچھ فوڈ سیکٹر اب آگے بڑھ رہا ہے, اور رائس ہمارے بہت آگے بڑھ رہے ہیں جس میں, اور باقی ہمارا ہو جاتا ہے IT. تو اور کون سے آپ کے سیکٹر ہیں یا کون سی پروڈکٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریڈیشنل پروڈکٹس جو ہماری ہیں نا 7 ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے. اس میں ایک ٹیکسٹائلس ہے, لیدر ہے, رائس ہے, فروٹ ویجیٹیبلس ہے, سرجیکل گڈز ہیں, اسپورٹس گڈز ہیں, ٹھیک ہے نا, فارماسیوٹیکلز ہیں. فارماسیوٹیکل ہماری جو ہربل ہیں وہ جاتی ہیں, لیکن فارماسیوٹیکل میں بہت جی اب فارما میں ہمارا بے تحاشا پوٹینشیل ہے. دوسرا جو آپ نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس کی بات کریں گے نا, دیٹ از IT. ایکچولی IT نے پیچھے سے آ کے ایک دم آگے بڑھا ہے, اور $3 بلین تک کی ہم اس کی IT ایکسپورٹ کر بیٹھے ہیں. اور اس پہ اگر ہم اپنے یوتھ کو اگر صحیح طریقے سے یہاں پہ انسٹیٹیوٹس اور IT ٹاورز بنائیں اور لوگوں کو تھوڑی آگہی دیں اور بچوں کو, تو وی ہیو گریٹ پوٹینشیل ود دیٹ. ٹھیک ہے نا. IT ایک ایسی سروس, دیکھیں انڈیا کی $100 بلین اوپر جا چکی ہے. IT $172 بلین کی ان کی IT کی ایکسپورٹ ہے صرف. ٹھیک ہے, ہم تو ابھی بہت ہی پیچھے ہم تو ہمارے پاس بھی یوتھ ایسا کہ نہیں ہے. ہمارے پاس انکیوبیشن سینٹرز بننے چاہیے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ سپورٹ کرے ان کو, جو بچوں کو اسٹارٹ اپس کے لیے بنائیں, ایسے سینٹرز بنائیں کہ وہ 6 مہینے ان کو فری دیا جائے, کمپیوٹر سسٹم, آفس, ہر چیز, تاکہ بیٹھ کے وہاں سے وہ اپنے سسٹم کو چلائیں. 6 مہینے ان کو سپورٹ کی جائے.
एंड मुझे इतना यकीन है कि हमारी जो यूथ है दे कैन फैच बिजनेस एक्चुअली विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम हमारे होगा फ्रीलांसर्स बहुत ही एक चीप प्राइस में काम कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर ये हम भी उनको थोड़ा अगर सा- अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके बैठा दें किसी जगह पे इस किस्म के बड़े बड़े तो एसआईएफसी के थ्रू आईटी को तो एक सस्टेनेबल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया तो गया है ना, इस अम्ब्रेला में लिया गया नहीं है उस SIFC के देखिए अंदर। उस लेवल पे नहीं हो रहा। देखिए अगर हमको एग्रेसिव करना है, इसको वॉर फुटिंग पे करना है, इनएपटेक बन गया और ये बन गया, तमाम लेकिन उसके options- तहत देखिए आप पहले देखिए उसकी परफॉर्मेंस क्या है ना, हमें एवेल्युएट करना है कि 6 महीने में क्या हुआ, साल में क्या हुआ, कितना उसमें कितने हम इंक्रीज कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। इसी तरह देखिए अब टेक्सटाइल या गारमेंट, देखिए हमारा जो हमेशा से रहा है इंडस्ट्रीज़ का एनर्जी का बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ठीक है, वो एक अलग बहस है हमारी कि जो हम कम्पीट नहीं कर पाते। अब वो लंबी बहस में पड़ जाएंगे हम कि एनर्जी के रेट्स हमारे वो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए मैं एक दफ़ा मैंने आपको शायद पहले भी तो बात हुई थी हमारी, हमें जो है ना एसएमईज को प्रमोट करना है। देखिए एसएमई जो है ना छोटे गारमेंट यूनिट, जैसे बांग्लादेश ने किया था ना 100 मशीनों का यूनिट, 200 का, 300 का, इस तरह उनको प्रमोट किया गया था। लेकिन उन्होंने एक चीज को रखा और एक ही चीज के ऊपर कंसिस्टेंट होके मेहनत की। आप समझते हैं नहीं ऐसा नहीं है, टेक्सटाइल के देखिए ऊपर हमने बहुत मेहनत की है। नहीं ठीक है, देखिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी हमें देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी इस वक्त टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है ना पूरे जो उसकी हमारी तकरीबन आप समझें कि 54% हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। अब आप कहिए इस एक्सपोर्ट को छोड़ दो, आप कोई और काम करो, कैसे छोड़ सकते हो आप? छोड़ना नहीं है, कहा जाता है लेकिन आपको, नहीं कहा जाता है ये कि आप इसको छोड़ो कि और देखें यार आप। अब हमारा देखिए नॉन ट्रेडिशनल क्या है, हमारा डेयरीज में नहीं है, वी आर नॉट इन डेयरीज, हम वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इन व्हाट डेयरी प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं, हमारे जो मिल्क है वी द फिफ्थ लार्जेस्ट, प्रोड्यूसर टन्स एंड टन्स ऑफ मिल्क वेयर इज गोइंग, इज बीइंग ड्रेन्ड एक्चुअली। हमने उसके लिए क्या किया है? फारूक साहब, वी हैव ऑलरेडी यू नो अ लॉट ऑफ कंजम्पशन। नहीं नॉट एट ऑल, मैं बता रहा हूं आपको, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमने कल बहुत ही एक डेयरी के हवाले से ही बहुत एक देखिए डिटेल मैं प्रोग्राम बताऊं किया कि है। आप देखिए आप हमारे दोस्त यारों के भी फार्म्स हाउस हैं, वो जानते हैं किस तरह दूध जाया हो रहा है, क्या हो रहा है। जितना दूध हम प्रोड्यूस करते हैं यकीन जानिए उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्या हमने कभी कोशिश की कि हम ऐसी मशीनों को फ्री इंपोर्ट करें जो यहाँ चीज़ बनाए, हम ऐसी मशीनों को फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन दे जो यहाँ पर मक्खन बनाए, ऐसी चीज़ करे? हमें उन लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसे बाय द वे बटर वगैरह सब बन रहा है हमारे यहाँ, चीज भी बन रही देखिए है आप और एक्सपोर्ट ड्राई करें, मिल्क हम भी आज बन रहा है, इंपोर्ट आ रहा पाउडर है, मिल्क भी बन रहा है, देखिए क्योंकि नहीं मैं बता रही हूँ आपको, कल हमने बहुत डिटेल प्रोग्राम एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है हमारे पास, नहीं हो रहा हाँ, नहीं वैसा नहीं हो हमारा। रहा। देखिए हमें क्या करना है, देखिए बात सुने, हम एक ऐसे फ्री एक्सपोर्ट जोन बनाए। अगर थोड़ा सा ये डिस्करेजिंग है ये सेक्टर, अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइड किया हुआ है, तो फिर इसको थोड़ा सा कन्फेक्शनरी, मक्खन, चीज, जो जितनी भी हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं फूड में, दीज आर द प्रोडक्ट्स वी आर गुड एट एंड आई थिंक दैट वी कैन एक्सपोर्ट। हमें एक्सपोर्ट पे तवज्जो दी, लोकल मार्केट तो चल ही जाता है, बहुत सारे छोटे लोग, हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। उनकी मशीनरी के लिए हम उनको इंसेंटिव दें, उनको जगह ऐसी दें कि वो एक्सपोर्ट में जा सके। देखिए हमारा टारगेट एक्सपोर्ट होना चाहिए। एक्सपोर्ट कैसे करें, हमें हर वक्त रात दिन सोचना है एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं। हमारी 30-32 बिलियन डॉलर से छोटे से एक्सपोर्ट छोटा बढ़ पा अगर रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट है या छोटे से छोटी अगर एक कंपनी है तो उसको एक्सपोर्टर होना चाहिए, एक्सपोर्टर होना चाहिए, आप उसको एक्सपोर्ट करें। देखिए जब सेकंड देखिए हमारे पास इतनी नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, मैं आपको बताऊं सिर्फ अफ्रीका जो है ना, दैट इज $7 ट्रिलियन का पूरा मार्केट साइज है, उसका कंज्यूमर जीडीपी है। हम वहाँ कहाँ हैं, हम लोग वहाँ पर, पता है आपको, हम वी हार्डली $1 बिलियन, $1.2 बिलियन का वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हार्डली। ये रीजन क्या है इसके पीछे? लोगों देखिए इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। प्राइवेट सेक्टर ने उन मार्केट्स को एक्सप्लोर नहीं करते जाके, ठीक है, मैंने कहा ना शुरू में, नई मार्केट्स को, नई मंडियों को। आपने कहा कि थोड़ा सा हमें अपना जरा अपनी जो जगह है वो जरा एक प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, वहां भी करें, लेकिन हमें और चीजें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन तरीके से वहां से कमा रहा है तो उसको नहीं है जरूरत कि वो कोई और नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बात सुने, देखिए आप इंसेंटिव देखिए, अगर आप इन कंट्रीज में करेंगे हम आपको ये बेनिफिट दे सकते हैं। आप इन कंट्रीज में देखिए उसके लिए TDF हमारा दायरा है, वो कर रहा है, वो एग्जीबिशन भी करते हैं, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है ना उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। देखिए आप देखिए एक भैंस है ना, वो अगर 50 किलो दूध ही 50 किलो ही दूध देगी ना। अब आपने टिल के जोर लगा लिए एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोप में और अमेरिका में, अब नहीं बढ़ा पा रहे ना। या तो आप कहो जी नहीं हमने $100 बिलियन एक्सपोर्ट कर लिए यूएसए में और यूरोप में, दैट इज फाइन, ओके जी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। लेकिन आपको बहुत सारी मार्केट्स एक्सप्लोर करना पड़ेगी। बहुत सारी मार्केट्स है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ रशिया के बताऊं आपको मैं, रशिया का छोटा सा आप देखें उसका गारमेंट, उसका जो टेक्सटाइल का इंपोर्ट का फिगर है ना, दैट इज $72 बिलियन है। हमारी क्या एक्सपोर्ट है वहां पर? लेस देन $80 मिलियन। हम वहां फूड की मार्केट है $45 बिलियन है, $45 बिलियन है रशिया का। हम क्या कर रहे हैं? राइट, मैं अदनान साहब से पूछना चाहूंगी, अदनान साहब
ये थोड़ा सा एक डिबेट बढ़ जाती है, हीटअप हो जाती है। मैं आपसे पूछूंगी रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कंट्री वाइज बात करें तो गल्फ कंट्रीज को ज़्यादातर लोगों की एक कोशिश होती है, या लेबर क्लास की कोशिश होती है, वो गल्फ कंट्रीज को टारगेट करें, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करें और वहाँ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज़। आपको कैसा दिखाई देता है कि ये जो यंगस्टर्स का रुझान है, और दूसरा कि यंगस्टर्स को एक्चुअली करना क्या चाहिए अभी? देखिए बिल्कुल यंगस्टर्स का जो रुझान इस टाइम पे आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ आ रहा है, उसी के मद्देनज़र आप ये देखें कि यूके के अंदर हमारी वर्कफोर्स 2023 में बढ़ी है। वो तो 15 से 16 हज़ार वर्कफोर्स हमारी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर यूके गई है, जो कि पिछले 2022 के अंदर वो 4-5 हज़ार के करीब थी। तो वहाँ पे हमने 200-300% इंक्रीमेंट हमने देखा है, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंसीज भी यूके वाली साइड से हमारी बेहतर हुई हैं। आपकी गल्फ़ के अंदर हमारी सऊदी मेन मार्केट है, जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट ने हिज एक्सेलेंसी शेख मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंसमेंट की थी अभी 2-3 महीने पहले कि हमें पाकिस्तान से 8 लाख वर्कफोर्स की एनुअली हमें रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो उनका जो विजन है ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, जो उनका विजन है 2030 का। लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास प्रिपरेशन है? हमारे पास प्रिपरेशन हमारे जो गवर्नमेंट के जो हमारे अदारे चल रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया था नेफ्टेक वगैरह, टेफ्टा है दूसरे, इनको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैं यही समझता हूँ कि नई गवर्नमेंट आके इनको अपग्रेड भी करेगी, और हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हमारे जो ओवरसीज़ प्रमोटर हैं, जो कि हमारी 8.5 लाख अगर हमारी वर्कफोर्स जा रही है, तो उसमें तकरीबन 6.75-7 लाख वर्कफोर्स हम लोग वो भेजते हैं। तो जिससे प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल हमें होगा और हमारी पार्टिसिपेशन होगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएगा। आप ये देख लें कि आपका जो रेमिटेंसेस 2024 के जनवरी में आई है, वो 2 अरब और 40 करोड़ के करीब आई है, जो कि लास्ट ईयर आप उसको कंपैरिजन करेंगे जनवरी के साथ, तो वहाँ पे 1 अरब और 90 करोड़ आई थी। तो एक साल के अंदर अगर अब मैं मंथ ऑफ जनवरी को कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर मंथ ऑफ जनवरी से, तो रेमिटेंसेस के अंदर तकरीबन 50 करोड़ का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा जो है आने वाले वक्त में, हमारा जो मेन इस टाइम पे फोकस है, हमें रेमिटेंसेस को इस टाइम पे एटलीस्ट हमें $3 अरब पे लेके जाना है जून 2024 के बाद, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है हमारा 35 से 36 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस का, वो कंप्लीट होगा। तो वो कंप्लीट होने के लिए हमें थोड़ी सी हमारी मुश्किलात हैं, वो अगर सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो वो उससे बेहतर हो जाएगा। आपका सऊदी सेक्टर पे है, हमारी तकरीबन 58 करोड़ के करीब हमारी रेमिटेंसेस आई थी लास्ट मंथ जनवरी के अंदर है। आपके जापान से हमारी बहुत कम है, जापान से हमारे 4 करोड़ के करीब रेमिटेंसेस है, तो वहाँ पे अच्छा, ये कंट्रीज ऐसे हैं कि इनकी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। यंगस्टर्स के लिए तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि आप स्टार्ट से अगर वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए यही चीज़ मैं फिर दोबारा वही बात करूँगा कि हाँ, जापान का सेक्टर जो है ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट अगर सीरियसली अगर टेकअप करेगी जापान के सेक्टर को, तो हमारी जो रेमिटेंसेज है ये $4 करोड़ जो हमारे जनवरी के अंदर आई है, तो इसको हम 4 के बजाय हम 12 से 14 करोड़ डॉलर ले जाके $1.5 अरब की मार्केट है जापान की रेमिटेंसेज के लिहाज से ईयरली। आपका EU वाली जो साइड है उसके अगर 30 करोड़ अगर आपके रेमिटेंसेज आई है, 30 करोड़ डॉलर आई है, तो हम उसके अंदर उसको 60 to 70 ले जा सकते हैं, 80 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैप्स हैं। जैसे एक्सपोर्ट के अंदर नई मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा था और हम पुरानी अपने उसी सेक्टर पे काम कर रहे थे जिन सेक्टर्स के हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी, इसी तरीके से अब हम आवाज़ लगा रहे हैं कि खुदा का वास्ता है हमारी बात को सुना जाए। ये नए जो सेक्टर्स हैं, यूरोपियन साइड आपका जापान है, कोरिया है, मलेशिया है, न्यू मार्केट जो है, अगर हम न्यू मार्केट की तरफ फोकस करेंगे और साथ साथ हमारे अपनी गल्फ स्टेट्स को भी हम कंटिन्यू रखें, उनको तो हम कंटिन्यू रखें, तो न्यू देखिए न्यू मार्केट के अंदर ना जो है ना कंजम्पशन कम है। हम मानते हैं हमारा मेन मार्केट तो हमारे UAE और सऊदी अरेबिया है, जहाँ पे हम तकरीबन इस टाइम पे तकरीबन 5.5 से 6 लाख वर्कफोर्स हम भेज रहे हैं। तो आपका यूरोपियन साइड पे हम एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 1.5 लाख हम वर्कफोर्स ईयरली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट करेगी। 1.5 लाख हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम 30 से 40 हज़ार सिंगल कंट्री की बात कर रहे हैं। जी हम नहीं, मैं 1.5 लाख वर्कफोर्स की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज की, EU की बात कर रहा हूँ। ईयरली अगर हम 1.5 लाख वर्कफोर्स भी यूरोपीय यूनियन की साइड पे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हम भेज दें
اور یہاں پہ ہم 30 سے 40 ہزار ورک فورس جو جاپان کے اندر ہمارا جو اس ٹائم پہ گراف ہمارا اوپر نہیں جا رہا, ہمارے 1100 بندے جا رہے ہیں, حالانکہ جاپان نے پہلے کہہ دیا 3 لاکھ ورک فورس ہمیں چاہیے اکراس دی ورلڈ. اگر ہم 3 لاکھ میں سے اگر 30-40 ہزار کا پرپورشن اگر ورک فورس کا لے لیں اپنی یوتھ کی سائڈ سے, تو اور دوسری جو مارکیٹس ہیں, تو ہمارا تقریباً 3 سے 4 لاکھ ورک فورس ہم انکریز کر سکتے ہیں. اور یہ وہ انکریمنٹ جو ہوگا وہ ڈالرز کے اندر ان کی سیلری اتنی اچھی ہے کہ ہم 5 لڑکے اگر گلف کے اندر بھیجیں گے تو وہ Exactly, I was thinking about that کہ میں یہی تو سوچ رہی تھی سوال دیکھیں, پوچھنے کے لیے. اگر ہمیں 3 لاکھ ورک فورس اگر ہم ان کنٹریز کی طرف بھیجیں تو ہمارے گلف والی سائڈ پہ ہمارے 7 سے 8 لاکھ 9 لاکھ ورک فورس کے برابر ہوگا, اس کے برابر وہ ہوگا, کیونکہ وہاں پہ سیلری پیٹرن آپ کا ایوریج جو ہے $2000 ہے. اب آپ $2000 کو آپ 1200-1400 ریال یا درہم کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. لیکن پرابلم وہی آ رہی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے اس کو ٹیک اپ کریں گے, ہمیں آن بورڈ بٹھائیں گے, اور ہم ان کے ساتھ مل کے اپنی یوتھ کو یوٹیلائز بھی کریں گے آنے والے ٹائم میں. اور جو یوتھ کے اندر جو ایک تھوڑا سا ایک نیگیٹو پوائنٹ آف ویو جو بلڈ ہوا ہے کہ ہم کسی طریقے سے باہر چلے جائیں انلیگل وے سے یا کہیں پہ بھی, ہم ان کو ایک لیگل وے پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ یہ یورپین کنٹریز جو ہماری جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹس ہمارے لیے اوپن کی جائیں. جب آپ کی مارکیٹس اوپن ہو جائیں گی اور جب ایڈورٹیزمنٹس آئے گی اکراس دی پاکستان, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ بچہ جو کہ سکلڈ ہوگا اور جو انٹرسٹڈ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہوگا وہ ان کی جو کرائٹیریا کے حساب سے فلفل کرتا ہوگا, وہ بچہ جائے گا اور اپنے گھر کو خوشحال بھی کرے گا. اور ادھر 2 سے 4 بچوں کو یہ بھی پرسپشن ہے نا کہ وہ لیبر کلاس زیادہ جاتی ہے. جو آپ بچوں کی بات کریں, ینگسٹرز کی بات کریں, اور آٹومیٹکلی ینگسٹرز کا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ ایک ایجوکیٹڈ بھی ہے, وہ اسکلڈ بھی ہے, اور وہ جا کے ایک اچھی جاب کر رہا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ وہ ایک پلمر یا پھر ایک وہ میسن اس ٹائپ کی جاب کر رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یورپ کے اندر جیسے جرمنی نے آپ سے ریکوائرمنٹ جو کہی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کی ورک فورس اسکل تو بہت اچھی ہے, سرٹیفائڈ نہیں ہے, ان کے پاس سرٹیفیکیشن نہیں ہے. سرٹیفیکیشن مینس کوئی ڈپلوما نہیں ہے. دیکھیں, باہر کے ممالک کے اندر جو کیریئر کونسلنگ ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی ہو جاتی ہے. ہمارے ادھر کیریئر کونسلنگ کے فقدان کی وجہ سے ہمارا جو بچہ آپ ڈپلوماس کی بات کریں, کیا یہ HEC ریکگنائزڈ ہوگا, اٹیسٹڈ ہوگا؟ جی بالکل جی, یہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سے ہم اس کو سرٹیفائڈ بھی کریں گے. اور ہم ان کا پریکٹیکل میں بیسیکلی جو ہمارے جو کانسیپٹ ہے ابھی آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, وہ PPP پروجیکٹ کے اوپر ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر. دیکھیں, ہر کام گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کر سکتی. آپ کو بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لینا ہوگا, بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. جب بزنس کمیونٹی آن بورڈ ہوگی اور گورنمنٹ کو آپ سفارشات جو دیتے ہیں کہ سر آپ یہ چیز کر دیں تو اس سے ہمارے یہ ایکسپورٹ یا ریمیٹنسز میں اضافہ ممکن ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان بھی, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, وہ انٹرسٹ اپنا شو کرے گی. جب ہم اپنے ایف اینڈ بٹس کو لے کے اب گورنمنٹ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے سامنے دیکھیں چیلنجز ہوں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ ہمیں پروپوزلز دینا پڑیں گے, پروپوزل دینے پڑیں گے, وہ پروپوزل دینے پڑیں گے جو جن کی امپلیمنٹیشن آسان ہو. دیکھیں, ہم IMF کے پلان کے اندر ہیں, وہ آج سے نہیں ہے, ہم پچھلے 60-70 سالوں سے ہم IMF کے پلان کے اندر ہیں, اور وہی ہمیں پھر سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں ان کو نکلنے کے لیے ٹائم چاہیے. ہم کہیں کہ اگر بزنس کمیونٹی کے ہم کل ہی اس IMF کے پلان سے بھی نکل جائیں, ہمارے پاس ڈالرز کی فراوانی بھی ہو جائے, بجلی نہ بڑھے, گیس بھی نہ بڑھے. پاکستانی پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دیکھیں, یہ تو ایمبیسیڈر ہے نا جی, ہم تو ایمبیسیڈر ہیں. ہم پاکستان سے باہر جب بھی جاتے ہیں, ہمارا کوئی بھی پاکستانی, وہ بھلے لیبر ہو, ٹرو فیس دینا, ہم ایک اپنا اچھا فیس دیں. دیکھیں, جب آپ کی ایک لیبر باہر جا رہی ہوتی ہے, وہ آپ کا پاکستان کا برانڈ ایمبیسیڈر بن کے جا رہا ہے, جو وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو اس کے بعد وہیں کے قانون فالو کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ وہاں کے قانون فالو کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ان پاکستان. تو پاکستان کے اندر اگر ہم یہ چیز سوچنا شروع کر دیں کہ جی میں خود ٹھیک نہ ہوں اور میں 10 لوگوں کو خود کو ٹھیک کرنا چاہوں, تو دیٹ از ناٹ پاسبل. ہمیں اپنے گھر سے یہ اس کا آغاز کرنا پڑے گا. پاکستان بھی ہمارا گھر ہے, اور ہمیں اوورال سوچنا پڑے گا. بزنس کمیونٹی اس ٹائم پہ بالکل کرائسس کے اندر ہے, پریشان ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرینڈلی ایسا انوائرمنٹ پیدا ہوگا آنے والے وقت کے اندر, جس سے ہماری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز اور ہمارے FDIs جو ہیں
मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2-3 महीनों के बाद हमारी एफडीआईज की तरफ भी एक इंक्रीमेंट देखने में आएगा इंशाल्लाह। राइट मैं फारूक साहब से पूछना चाहूँगी। फारूक साहब, एक तो आपने प्रोडक्शन के हवाले से बात की, खासकर उन प्रोडक्ट्स के हवाले से जो अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं सोच रही थी उस वक्त कि हमारी बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी हैं जो कि हमारे मुल्क में बहुत मशहूर हैं, लेकिन वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। और ख़ासकर अगर हम थोड़ा सा अभी इस साल की ही थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं ना कि इंक्रीज़ देखें तो उसमें एक्सपोर्ट्स में दिखाई देता है और इन फूड दिखाई देता है। फूड के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा एक तवज्जो भी दी जा रही है। SIFC के अंदर भी एग्रीकल्चर सेक्टर को रखा गया। एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी या उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी आसानियाँ होंगी, फूड सिक्योरिटी होगी। अब आप क्या समझते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनाना, खासकर वीट, राइस के अंदर बहुत वैल्यू एडिशन हो रहा है, वीट पे खासकर कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि बाहर मुल्कों में तो आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक पानी भी जो है वो एक बिकता है। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो फूड आइटम्स के थ्रू हम बेच सकते हैं? देखिए, वीट तो हम सफिशिएंट नहीं है ना, हम तो वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वी वर इंपोर्टिंग बट एक्चुअली अभी तो हमारी बम्पर है। नहीं, कुछ भी हो, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट वीट, आई टेल यू। हम लोग उसमें वीट इंपोर्ट हो रही है। देखिए, चावल यस, राइस भी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और राइस हमारा स्टेपल फूड भी है, कंजम्पशन यूज़ की है। देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये इतना ज़्यादा इसका बाहर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, वो हम उसको टैप नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, हमारा जो सारा एग्रीकल्चर है ना, वो आड़तियों के उसके अंदर वो पकड़ झगड़ा हुआ है, ठीक है। जो मैंने एक दफ़ा कहा था कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स है ना, उनके करीब आप प्रोसेसिंग यूनिट बनाएं, फ्रूट वेजिटेबल्स के प्रोसेसिंग यूनिट वो करीब बनाएं, कोल्ड स्टोरेजेस हो, उनके प्रोसेसिंग वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं जहाँ से उनको करीब हो, बजाय वो कराची लेकर आए या बड़ी मंडियों में लेकर जाए। जहाँ जहाँ उसकी बड़ी बड़ी जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, वहाँ करीब हम जो है ना फ्रूट और वेजिटेबल्स के प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, उनको इंसेंटिवाइज करें और वहाँ फैक्ट्रियाँ लगे, वहीं स्टोरेज हो, वहीं कुछ हो, वहीं से आगे एक्सपोर्ट हो, पैक होके जो भी हो जाए। सब अपना बेनिफिट ढूंढते हैं। बिजनेसमैन से बात करें तो बिजनेसमैन अपना जब तक उससे बेनिफिट नहीं दिखेगा वो क्यों नहीं, कोई नहीं। देखिए, आप देखिए, कोई भी जब काम करता है डेफिनेटली 2-4 पैसे अगर नहीं बचेंगे वो क्यों करेगा? देखिए, आप ये देखिए, अगर डोर स्टेप पे उसको जो ग्रोअर है, अगर हर चीज मिल रही है, उसका फ्रूट वेजिटेबल्स ज़ाया नहीं हो रहा है, देखिए ना, तो वो बेहतर है कि हमारा वो एक्सपोर्ट में जाए। अगर हम उनके करीब में लगाएंगे, हमारे फ्रूट्स की जो एक टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। हमारा मैंगो, आई मीन दुनिया का बेस्ट मैंगो हमारा है, ठीक है। हमारे किन्नू, लोग जहाँ जाते हैं दे लाइक अवर किन्नूज, आई टेल यू। अच्छा, देखिए, इसमें अगर हम जिस तरह मैंने कहा कि देखिए, जहाँ हमारे कॉटन ग्रोइंग इलाके हैं, जहाँ जिनिंग लगी हुई है, आप जो बड़े इलाके हैं पाकिस्तान के, 14 बड़े शहर हैं, वहाँ पर आप गारमेंट्स के यूनिट लगाएं, उनके प्रोसेसिंग यूनिट लगा के, ठीक है। वहाँ आप बच्चों को लोन दें, यंग जनरेशन्स को 100 मशीनों का 5 करोड़ तक का, 3 करोड़ तक का जो SMEs हैं, और उनकी मार्केटिंग के लिए बंदे बाहर से हायर करें, उनका सिस्टम बनाएं, उनको जो जितने भी जो वाटर फ्लूएंट प्लांट, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो अच्छी होती है, समटाइम्स मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा लैक करता है हमारा। देखिए, मैं ना जो नई मार्केट्स, नई मंडियों की तलाश, अब देखिए साउथ अमेरिका पूरा पैसा रखा हुआ है, वी नॉट गोइंग देयर एक्चुअली, वहाँ चाइना ने किया हुआ है, ऐसे और बहुत सारे कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, फार ईस्ट है। आप देखिए, अभी मैं आपकी थोड़ी सी बात तो इनको मुझे एकदम मैंने कहा भूल ना जाऊँ, मलेशिया में 5 लाख बंदे चाहिए, ठीक है, जो उनको चाहिए सिक्योरिटी में, उस चीज़ों में, ठीक है। और हमें उसको टैप कर, अच्छा, जो जापान की बात की, वो मार्केट हम खराब कर चुके हैं। अच्छा, देखिए, नहीं, अभी मेरी उनसे बात थी, मैं इनको CG के साथ भी। अच्छा, देखिए, इसी तरह जापान के एम्बेसडर यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि 3 लाख आदमी चाहिए, लेकिन 1 लाख हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वी विल हैव फ्रॉम पाकिस्तान। उसके लिए वो क्या करेंगे, वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे यहाँ पर, उनको फिशरीज के लिए चाहिए, उनको आप टॉकिंग अबाउट जापान रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए। वो कह रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हम उनको सिखाएंगे, 1 साल उनको अपनी जुबान सिखाएंगे, देन विल सेंड देम टू जापान। एक्चुअली उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान किया है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमारा मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ जाता है वो सारी लेबर क्लास जाती है, जो आपने पहले बात की थी, जो पढ़ा लिखा तबका है वो कहाँ जाएगा, वो उन मुल्कों में जाएगा। जैसे जापान में IT में उनको 8 लाख बंदा चाहिए IT में, ठीक है, ये 3 लाख तो दूसरे स्किल्ड है, फ्रॉम द होल वर्ल्ड। तो हमने वो टैप करना है एक्चुअली, अच्छा, अब देखिए, जब एक्सपोर्ट के हवाले से बात की, वैसे आपके उस बात से बात की मैंने बात कर रहा हूँ, हाँ जी। अब देखिए, एक्सपोर्ट में हम अनफॉर्चुनेटली वो इंडस्ट्री को या अपने जो नए यूथ है, देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है ना, हम उनको शॉर्ट टर्म लोन्स दें, लॉन्ग टर्म लोन्स दें, ऐसे लोन जो बिल्कुल 1% लोग सेक्टर वाइज होने चाहिए, सिर्फ यूथ के लिए स्पेसिफिक होने चाहिए, सिर्फ यूथ के लिए हो। आप उनको देखिए उनको वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है यूथ, वो कह रहा है मुझसे बाहर जाना है, तो आप एक ऐसी स्कीम्स लेकर आए
जिससे आप उसको मॉनिटरिंग का सिस्टम ऐसा बनाएं, मैकेनिज्म ऐसा बनाएं कि उसमें लूप होल्स ना हो, उनकी मॉनिटरिंग हो और उनको सपोर्ट करें आप। जो बड़ी इंडस्ट्री के लोग हैं सारे ऐसे, जब तक किसी मुल्क की भी असास जो होती है ना वो SMEs होती हैं, हमें SMEs को मजबूत करना है, छोटे छोटे बिजनेस को। वो एक्सपोर्ट करेंगे, हर बंदा एक्सपोर्ट में होगा, उनका एक्सपोर्ट माइंड होगा, हम उनको मदद करें उनकी मार्केटिंग के लिए। देखिए मार्केटिंग के लिए हर शहर में जहां हम बड़ा कोई बनाएंगे गारमेंट का एरिया, जी। उसके लिए बाहर के मार्केटिंग बंदे हायर करें जो हमारे लिए मार्केटिंग करें, ठीक है ना, उस अदारे के लिए, उस जगह के लिए। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज वी कैन डू। अगर राइट, अदनान साहब इन्होंने कहा कि फ्रस्ट्रेट हो रही है यूथ हमारी, तो ऐसा है क्या? क्या अपॉर्चुनिटीज की वजह से, क्या अपॉर्चुनिटीज क्या नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इश्यूज हैं इस वजह से फ्रस्ट्रेशन है, या फिर जब आप जॉब लेने जाते हैं तो वो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं? एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ये देखिए, पहले मैं फारूक साहब की बात को जापान वाले सेक्टर से लिंक करूंगा कि जो जापान ने बिल्कुल वर्कफोर्स जो मांगी है पाकिस्तान से भी अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें दो तरह के उनके प्लान्स हैं, जो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं। एक TITP प्लान है जो कि आपका 1 साल के लिए वो अब वर्कफोर्स जिनको चाहिए 1 साल के प्रोजेक्ट के ऊपर वो लेके आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेके आएंगे, जापान लेके जाएंगे पाकिस्तान से हम ओवरसीज प्रमोटर्स के थ्रू। और एक है SSW जो कि लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर आप फैमिली को भी आप ले जा सकते हैं उनके लेवल N5 और N4 करके। देखिए यहाँ पे जो हमारे यंगस्टर जो हैं वो इन प्रोग्राम को यूटिलाइज करके, ये लैंग्वेज ट्रेनिंग्स करके, ये जापानीज़ है, कोरियन है, आपका जर्मन है, यहाँ पे इजीली वो अपने आप को एकोमोडेट कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। हमने निगरान गवर्नमेंट से दरख्वास्त की थी, हमारे सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जापान के हमारी नहीं बढ़ी, हम आज भी वो, अब आने वाली गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट एक नए विज़न के साथ आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इस विज़न की इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो हमारे ये जो सेक्टर है, मलेशिया का सेक्टर, जापान का सेक्टर, कोरिया का सेक्टर, इन सेक्टर की तरफ भी हमारी वर्कफोर्स बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिल्कुल हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पे कंडीशंस हैं उसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, उनको हमने रास्ता देना है। हम उनको रास्ता इंशाअल्लाह ताला देंगे और इसकी पूरी एक हम पूरे पाकिस्तान में एक कैंपेन चलाएंगे। यंगस्टर्स के लिए ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप जब अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट करते हैं तो एक लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो ज़रूर कर लें जो टारगेट कंट्री है आपका। देखिए 14 से 15 उन्होंने फील्ड्स मांगी है, 14 से 15 फील्ड्स के अंदर आपका कोई भी बच्चा देखें, आप सब पाकिस्तानी को तो बाहर नहीं भेज सकते। अगर मैं ये समझता हूँ कि 4 से 5 लाख हम वर्कफोर्स का इजाफा कर दें, अपनी जो हमारी अनएम्प्लॉयड जो हमारी यूथ है उसमें से भेज देंगे तो एक आपका एक रुझान बन जाता है। ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, तो हम बिल्कुल अफोर्ड तो कर ही सकते हैं कि इतनी ज्यादा। जी बिल्कुल कर सकते हैं। पॉपुलेशन हमारी यूथ की मोर देन 60% जो यूथ पॉपुलेशन हमारे एग्जैक्टली। तो फारूक साहब, अब यंगस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? पाकिस्तान में यंगस्टर्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, लेकिन न्यू बिजनेसेस के लिए आप नहीं समझते एक बड़ा लोन जो आप मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा लोन होना चाहिए यंगस्टर्स के लिए, बहुत ज्यादा नहीं होगा? काइंड ऑफ दे आर न्यू इन एवरीथिंग। नहीं देखिए, आप किसको देंगे? मैं सपोज करें मैंने MBA किया, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई डोंट हैव एनी जॉब, व्हाट टू डू? मैं एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो बिजनेस तो नहीं कर सकती, लेकिन अच्छी फैमिली से। देखिए आप जब लोन देंगे तो देयर शुड बी सम पैरामीटर्स एक्चुअली, किसको आप दे रहे हो। ये तो नहीं कि आप चलते हाँ भी तू लोन ले आके, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। बात ये है कि हमें एक पैरामीटर्स बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे कि किसको देना है। लेकिन यू हैव टू स्टार्ट बेसिकली डूइंग दिस थिंग, तो पीपल विल कम टू यू एंड वो अपना प्रोफाइल लेके आएंगे, अपने फैमिली का अपना प्रोफाइल लेके आएंगे। आपको पता है किसी लोगों की आपको गारंटी चाहिए होगी, कौन गारंटर है भाई, कौन कैसा है भाई, या तो कोलेटरल हो, कोलेटरल ना भी हो, अगर कोलेटरल भी ले सकते हैं लेकिन देखिए 4-5 करोड़ की आजकल की वैल्यू कुछ भी नहीं। कितने डॉलर बनते हैं? पहले वक्तों में 5 करोड़ की वैल्यू होती थी, आज को 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। 4-5 जी हाँ, छोटा सा यूनिट लगेगा हार्डली जाके, जिसको वो रन करने की कोशिश करेगा, उसको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, कितनी मशीनें लगाएगा, कितना क्या करेगा। ये सोच के साथ आगे रहेंगे तो ये काफी मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे के लिए कि हम इतने से पैसों में क्या होगा? नहीं, देखिए हम फिजिबिलिटी देंगे। देखिए आप ऐसा, ये काम ऐसा नहीं है। सपोज करें मैंने एक एक्सपोर्ट जोन बनाया, मैं उसमें छोटे यूनिट्स की फिजिबिलिटी लोगों को बना के दी होगी मैंने कि इतने मशीनों का यूनिट लगेगा, इतने
इतनी इसमें कैपिटल लगेगा, इतना आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, ये किस तरह काम होगा। देखिए एक सर्टन एक तरीके के साथ किया जाएगा। हम जब शुरू करेंगे तो यूथ का अपने आप रुझान इस तरफ आएगा। हमें लोगों को एंगेज करना है। देखिए मैं अगर जॉब का क्यों देखता हूँ, मैं चाहिए बिजनेस देखूं, मैं 4-5 एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए, उसी को प्रमोट करना है। सिर्फ आप जॉब की तरफ ना बने, Exactly, आप खुद सीकर ना जॉब बने, देने, आप हाँ, बिल्कुल जॉब गिवर बने। प्लीज अदनान साहब प्लीज। जी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो हमारे जो वो यूथ जो कि जॉब्स कर रही थी और अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसके पास 2, 4, 5 साल का जॉब का या कुछ स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उसका एक्सपीरियंस है, उसको पहले लोन दिया जाए। उसके क्राइटेरिया एक बने, बहुत अच्छा है ये, एक्सपीरियंस के साथ ही, जी एक्सपीरियंस के साथ एक एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस टाइम पे तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा है, अब इसके अंदर फेडरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जितनी भी हैं हमारी, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको कितना ऑन बोर्ड लेता है, हमारे एसोसिएशन प्यूपा को कितना ऑन बोर्ड लेता है। देखिए हमारे 4-5 ही हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के इदारे हैं, फेडरेशन है, कराची चैम्बर है, जो बड़े बड़े शहरों की चैम्बर्स हैं, और हमारे एसोसिएशन प्यूपा। अगर हमारे 8-10 लोगों की एक टीम बना दी जाए और एक टीम बना दे, हम ये कहते हैं कि हम ऑफ कोर्स, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये टीम बन जाए तो यही हम लोग जो बिजनेस कम्युनिटी है, एक सजेशन के साथ इम्प्लीमेंटेशन, जो आज हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर हमारे पे भी पाबंदी हो जाएगी, हमारे पे, कि हमने उस यूथ को, हमारे पास जो वो यूथ है उसकी अप्रोच करना हमारे पास आसान है, ना कि वो पाकिस्तान का जो वो नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है वो यहाँ से इस्लामाबाद जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लोन नहीं मांग सकता, लेकिन हम उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। हम स्क्रूटनी करके बिल्कुल हम ओनरशिप अगर ले लें तो हम ये समझते हैं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी ओनरशिप अब गवर्नमेंट के साथ बैठ के ले लेगी, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले 2 साल के बाद हमारे पास बेहतरी होगी। तो यंगस्टर्स के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन होगी कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल खासकर डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जितना ज्यादा डॉलर हमारे मुल्क में आएगा एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेमिटेंसेस से, थ्रू बोथ साइड्स, हमारे लिए ऑप्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इंपोर्ट का जो एक पैरेलल है, हम वो आ जाएंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करना चाहूँगी मैं। फारूक साहब, सब्स्टिट्यूशन के लिए हम काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम शेल्फ में भी देखते हैं पाकिस्तान के कि न्यू प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो इतना ज़्यादा हम एक हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं आए कि हम सिर्फ मेड इन पाकिस्तान पे ही रिलाय करें। कुछ चीज़ें हैं ऐसी। बिल्कुल, देखिए हम कितना माल इंपोर्ट करते हैं जो वैल्यू ऐड करने के बाद हम आगे एक्सपोर्ट करते हैं, जिनको हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से या डिफरेंट कंट्री से, एक्चुअली सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज हमारे क्यों नहीं लगती। उसके लिए अगेन वही बात आ जाती है, गवर्नमेंट की अगर अच्छी पॉलिसीज हो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, तो हम जो इंपोर्ट, जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैं बटन लगाता हूँ किसी गारमेंट में, राइट, मुझे वो स्पेशल बटन इंपोर्ट करना पड़ता है, और मेरे गारमेंट जाते हैं, मेरे 1 लाख गारमेंट महीने का जाता है, ठीक है, वो 1 लाख, वो एग्जैक्टली देखिए अब उसका होता है क्या है कि हमारे यहाँ उसको लाया जाए। देखिए ये फिर प्राइवेट सेक्टर की बात आ जाती है ना, और गवर्नमेंट की पॉलिसी की मशीन को इंपोर्ट करें, हम इंसेंटिवाइज किया जाए कि भाई आप अगर ये बटन यही बनाएंगे। दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी में भी कदम मिला के चलना है। ये बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है। रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। अदनान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट रेमिटेंसेज, अबाउट एक्सपोर्ट्स के कैसे इंक्रीज किए जाएं और डेली बेसिस पे इस पे कोशिशें की जाएं, तो आने वाले दिनों में इसके नताइज भी सामने आएंगे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।